अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाउ बच्चों, हमारा एक और सबक जो प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, जिसको हमने कहा कि रेस्पिरेशन, पौधों में अमल तनफुस। कल हमने बात की थी पौधों में अमल तनफुस कैसा होता है, क्यों होता है, और उसके बाद हमने उसमें जो सबसे अहम पॉइंट था दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, कल उसकी शुरुआत किए थे। और ग्लाइकोलाइसिस में हमने कहा था कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का टूटने का अमल होता है। और हमने कहा था कि ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये जुजवी होता है। नतीजे में ये होता है कि जो 6 कार्बन का ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, साल्मा था, वो टूटता है। तो उससे 3 मॉलिक्यूल वाले तीन कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 साल में बनते हैं, जिनको हमने कहा था पायरुवेट या पायरुविक एसिड। और हमने कहा कि अब ये पायरुविक एसिड के अंदर या तो पायरुविक एसिड से 3 अलग अलग दौर हो गए, साइकिल हो गए। उसमें से एक जो हमने कहा कि लैक्टिक एसिड बनेगा, या तो फिर अल्कोहल बनेगा, या तो फिर उसका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। नाउ उन तीनों में सबसे पहला हम देख रहे हैं फर्मेंटेशन, और वो फर्मेंटेशन में हम जो देखने वाले वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, कि कैसे पायरुवेट से आगे चल के लैक्टिक एसिड बनता है। तो कल हमारी यहां तक बात हुई थी, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि जब फर्मेंटेशन का अमल होता है, आमतौर पे फर्मेंटेशन को हम कहते हैं तखमीर। और कल भी मैंने इंट्रोडक्टरी तौर पे आपको ये बताया था कि तखमीर, या जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास आमतौर पे खमीर बनाया जाता है, यानी खमीरी रोटी वगैरह जो बनाते हैं हम, तो उसकी बात भी कल मैंने बताया था कि ये जो खमीर हमारे पास आता है, असल में इस खमीर के लिए जो लफ्ज यूज किया जाता है वो होता है हमारे पास ईस्ट, ठीक है। ईस्ट का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डबल रोटी है, या जिसको आमतौर पे हम हमारे पास क्या बोला जाता है, पाव, है ना, चाय वगैरह के साथ जो खाते हैं, या इसी तरह से ढोकला वगैरह, तो ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं या ये जो सारी चीजें होती है, ये फर्मेंटेशन से बनाई जाती है, तखमीर के जरिए बनाई जाती है ना। अब तखमीर में जो काम होता है उसमें क्या होता है, ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और वो ईस्ट क्या करता है, ग्लूकोज की ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में यहां पर वो क्या करता है, नामुकम्मल तकसीद। क्या करता है, नामुकम्मल तकसीद। इंग्लिश में उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या करता है उसका, वो पार्शियल ऑक्सीडेशन, यानी नामुकम्मल तकसीद। तो ग्लूकोज की ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में नामुकम्मल तकसीद होगी, तो उसके नतीजे में आखिर में क्या बनेगा, पायरुवेट। उसी से आगे क्या होगा, मुख्तलिफ मरहलों के अंदर नई नई चीजें बनेगी। जैसा एक पायरोविक एसिड जो होगा, पायरोविक एसिड उससे कार्बन डाइऑक्साइड या इथेनॉल में वो क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो आगे चल के जो ग्लूकोज है उसकी नामुकम्मल तकसीद होगी, जिसके नतीजे में पायरोविक एसिड बनेगा। उस पायरोविक एसिड का जब फर्मेंटेशन होगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होंगी, और साथ में क्या खारिज होगा, इथेनॉल। इस अमल को हम क्या कहते हैं, तखमीर, या क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। अब इसी तरह से अगर कुछ दूसरे जानवरों की बात करें, जैसे बैक्टीरिया, उनकी बात अगर करते हैं तो उनमें क्या होता है, जो पायरुविक एसिड होता है उससे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। इसका मतलब यह है, जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है तो उस पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, ये अलग अलग जानवरों पे अलग अलग प्रोसेस में मुनहसर है। अगर यहाँ पर ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इसका इस्तेमाल करने में इससे क्या बनेगा, इसका इस्तेमाल करने में इससे बनेगा इथेनॉल। वैसे ही अगर बैक्टीरिया इसका इस्तेमाल करता है तो बैक्टीरिया के अंदर क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो इसको बुनियादी तौर पे याद रखना है कि पायरुविक एसिड से जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो मुनासिर रहेगा कि उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है। फिर ऐसे ही पायरुविक एसिड जो होता है, उस पायरुविक एसिड का डी कार्बोक्सिलेज क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। यहां पर 2 एंजाइम है। एक एंजाइम का नाम क्या है, डी कार्बोक्सिलेज। एक एंजाइम का नाम क्या है, डी कार्बोक्सिलेज। और दूसरा एंजाइम का नाम क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। मैं इसको इंग्लिश में इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनको याद रखने में आपको आसानी जाएगी। तो एक एंजाइम है डी कार्बोक्सिलेज, दूसरा कौन है, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, ये दोनों एंजाइम उस पायरुवेट के ऊपर रिएक्शन करते हैं, तामुल करते हैं, जिसके नतीजे में डी कार्बोक्सिलेज की वजह से वहां से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगी, और अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज की वजह से क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। अब इसकी जो रिएक्शन है वो आगे मैंने उसका इमेज आगे ऐड करके रखा हुआ है, क्या है वो मैं बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए।
कि कैसे डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अगर बात करते तो क्या हो गया, यहाँ पर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पूरा ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हुआ, और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होने की वजह से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, और उस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, आखिर में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना, और उससे आखिर में क्या बन गया, पायरुविक एसिड। ये पूरी जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हुई उसका आखिरी प्रोडक्ट कौन है, पायरुविक एसिड ना। अब इस पायरुविक एसिड से आगे चल के क्या बनने वाला है, लैक्टिक एसिड। इस लैक्टिक एसिड के बनने के प्रोसेस में आगे चल के इस पायरुविक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगा, तो इस कार्बन को निकालने का काम कौन करेगा, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, और उससे इथेनॉल बनाने का काम कौन करेगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि इस पूरी रिएक्शन के अंदर हुआ क्या, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की वजह से आखिरी जो प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, उसको तब्दील कर दिया गया इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक रिएक्शन ये होगी। दूसरी, इसी पायरुविक एसिड से आगे क्या बनने वाला है, लैक्टिक एसिड। ठीक है ना। अब इसको और दोबारा वापस चलते हैं, वहां बात और क्लियर होगी। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो यहां पर बताया गया कि वहां पर ये दो एंजाइम होते हैं, और ये दो एंजाइम क्या करते हैं, एक बनाएगा इथेनॉल, दूसरा बनाएगा लैक्टिक एसिड। नाउ जानवरों की अगर हम बात करते हैं तो जानवरों में भी क्या होता है, इनकी जो उजलाती होती है, उजलाती खलियों में, उजलाती खलियों का मतलब किसकी बात हो रही है, मसल्स वाले। कौन से वाले, मसल्स वाले। तो इनमें क्या होता है, जब वर्जिश होती है, जैसे हम वर्जिश करते हैं, तो वर्जिश के दौरान क्या होता है, वर्जिश के दौरान ये होता है कि हमारे जिस्म में भी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, क्योंकि हम जोर जोर से सांस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब खलवी तनफ्फुस के लिए मुकर्ररा मिकदार में ऑक्सीजन क्या होती है, कम हो जाती है, यानी वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, तब पायरुविक एसिड, वो पायरुविक एसिड यानी ग्लूकोज टूटने के बाद क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड, वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, क्या नाम है एंजाइम का, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम की मदद से क्या बन जाएगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की वजह से क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। या उसको मैं इस तरह से आसान लिखता हूं ताकि बात समझ में आए कि ये लैक्टोड डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम क्या करेगा, जो पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड में को किस में तब्दील कर देगा, लैक्टिक एसिड। और ये जो अमल हो रहा है, ये सारा का सारा अमल कहां पर हो रहा है, ये सारा का सारा अमल कहां पर हो रहा है, खलिये में हो रहा है। कौन से खलिये में हो रहा है, उजलाती, यानी किसमें हो रहा है, मस्क्यूलर सेल, यानी ऐसे सेल जिनकी मदद से हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है, हरकत, मूवमेंट। तो हम वर्जिश जब करते हैं तो हम हाथों को हरकत देंगे, या आप रनिंग कर रहे तो पैरों को हरकत देंगे, तो उस वक्त आपके जिस्म में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और इसीलिए आप क्या महसूस करते हैं कि आप बहुत ज्यादा क्या हो गए, थक गए। तो जो हम थकावट फील करते हैं उसकी वजह क्या होती है कि हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे जिस्म में क्या बनना शुरू हो गया, लैक्टिक एसिड। और इस लैक्टिक एसिड की वजह से हमको क्या फील होता है कि अब हम थक गए। नाउ दूसरा, एक तो दूसरा कि यहां पर NADH तहवीली एजेंट का काम करता है, जिसकी दोनों अमलों के अंदर क्या होती है, NAD पॉजिटिव में दोबारा क्या हो जाती है, तकसीर। यानी हमने इससे पहले भी पढ़ा कि NAD पॉजिटिव किसमें तब्दील होता है, NADH। अब दोबारा NADH किसमें तब्दील हो गया, NAD। यानी यहां पर क्या हो रहा है, जिसको हमने NADPH बोलते हैं हम, उसे NADPH में यहां पर क्या बोला गया, NADH। ठीक है। तो बुनियादी तौर पे याद रखना है कि जो केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो तब्दील हो रहा है। यानी यहां पर क्या हो रहा है, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी हमारे पास जो तवानाई है वो तवानाई बन रही है या यूज हो रही है, यूज हो रही है। तवानाई अगर बनती तो क्या होता, NADP से NADPH बनता है, ADP से ATP बनता है, और जब तवानाई इस्तेमाल होती है तो ATP से ADP। वैसे ही NADH से NAD दोबारा बन रहा है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में ये हो रहा है कि इस पूरी रिएक्शन के अंदर जो पायरुविक एसिड है, जब वो टूटता है तो टूटने की वजह से आपको इथेनॉल मिल रहा है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड मिल रहा है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, NADH प्लस H पॉजिटिव विल चेंज इनटू दी NAD। यहां पर भी NADH प्लस
चेंज इनटू दी NAD। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि जब फर्मेंटेशन का अमल होता है तो उस फर्मेंटेशन के अमल में बैक्टीरिया की बात करते हैं या ईस्ट की बात करते हैं, तो एक जगह आपको मिल रहा है लैक्टिक एसिड, एक जगह मिल रहा है इथेनॉल। वैसे ही अगर मसल सेल की बात करते हैं, उजलाती खलिए की बात करते हैं, तो वहां पर भी आपको क्या मिल रहा है, याद रहेगा ना। एक और चीज, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल की जो तखमीर होती है, उन दोनों में ज्यादा तवानाई निकलती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा तवानाई निकलती है ना। और हाँ, तो उसमें ये कि इनमें दोनों में बहुत ज्यादा तवानाई जो है वो नहीं निकलती है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के जरिए हमको तवानाई हासिल नहीं होती। आमतौर पे हम कह रहे हैं कि जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो हमको तवानाई मिलती है, लेकिन यहां पर जब उसका आगे फर्दर प्रोसेस होगा तो लैक्टिक एसिड में भी और अल्कोहल की तखमीर के दौरान हमको वहां पर तवानाई नहीं मिलेगी, उल्टा तवानाई वहां क्या हो जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी ना। ग्लूकोज से सिर्फ 7% से भी कम तवानाई निकलती है, और इसका क्या होता है, इसका भी बेशतर जो हिस्सा होता है जिसको हम कह रहे हैं ATP के, बहुत ज्यादा तवानाई वाले बॉन्ड की शक्ल में क्या होना आता है, मुखय्यद नहीं होता। यानी वो ATP की शक्ल में नहीं बन रही है, किस शक्ल में बन रही है, NAD। इसका मतलब ये है कि अगर ATP के फॉर्म में बनती है तो ज्यादा एनर्जी जमा होती है, तो ATP के फॉर्म में वो जो तवानाई है वो मुखय्यद नहीं होती, यानी वहां पर ATP नहीं बनते ना। इसके अलावा ये जो अमल होता है ये खतरनाक या नुकसानदा होते हैं, ख्वाह इसमें एसिड की तश्कील होती हो या अल्कोहल की। क्यों, क्योंकि चाहे वो ईस्ट हो या चाहे वो बैक्टीरिया हो, ईस्ट अल्कोहल बना रहा है, बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बना रहा है, लेकिन एक वक्त के बाद वही अल्कोहल और वही लैक्टिक एसिड उनकी जिंदगी ले लेगा। नाउ अब उसको हम आगे समझते हैं कि ग्लूकोज के 1 साल में से तखमीर के बाद अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनेगा, उस दौरान में कितना ATP बनता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमको ऊपर से नीचे तक जाना पड़ेगा। जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान में इस्तेमाल में आने वाली जो ATP है उसकी तादाद घटाकर देखेंगे तो कितना ATP आएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने बोला कि 2 ATP क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, बनते कितने हैं, 4 ATP। नतीजे में अगर 4 में से 2 माइनस करें तो आपके पास सिर्फ कितने ATP आए। तो जब आपके पास ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हुआ तो आपको मिले कितने ATP थे, 2 ATP। बने थे 4, लेकिन 2 पहले आपने इस्तेमाल कर दिए तो वो 2 उसमें घट गए, इसलिए आपके पास टोटल सिर्फ ATP कितने आए ग्लाइकोलाइसिस में, 2। नाउ अब होता क्या कि जब अल्कोहल की मिकदार 13% से या इससे भी ज्यादा हो जाए तो ये मिकदार ईस्ट के मरने की वजह बन जाती है। यानी अगर हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो अल्कोहल है वो अल्कोहल कितना कंज्यूम होना, यानी उस जो भी अल्कोहल की मिकदार है वो अल्कोहल की मिकदार कितना रहना चाहिए, तो वो 13% से कम रहना चाहिए। अगर 13% से ज्यादा हो गया तो ईस्ट की वहां पर क्या हो जाएगी, मौत। यानी फर्मेंटेशन का जब अमल होगा, फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्रोसेस है, आपने इसमें क्या करे, यहाँ पर खाने के लिए दे दिया, किसको खाने के लिए दे दिया आपने, ईस्ट को। ईस्ट क्या करेगा, इसका इस्तेमाल करेगा और इस्तेमाल करके यहाँ पर वो क्या बनाना शुरू करेगा, यहाँ पर वो बनाना शुरू करेगा अल्कोहल। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि ये अल्कोहल की मिकदार धीरे 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 जब बढ़ेगी तो कितना बढ़ना चाहिए, इस जगह पर अल्कोहल कितना बनना चाहिए, तो वो अल्कोहल की सिर्फ कितनी बनना चाहिए, 13%। अगर 13% से ज्यादा हो गया तो वो अल्कोहल के लिए क्या हो जाएगी, नुकसानदायक, यानी अल्कोहल को वो इसको वो क्या कर देंगे, मार देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी फर्मेंटेशन होता है और फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट अगर अपनी मिकदार से ज्यादा बनने लगे तो उसके नतीजे में वो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो ईस्ट हो। तो ईस्ट की केस में अल्कोहल बनता है, तो अल्कोहल कितना बनना चाहिए, सिर्फ 13%। यानी वो जो पूरा खाना है उसका, उस खाने से के अंदर जब अल्कोहल बनना शुरू होगा तो अल्कोहल की मिकदार सिर्फ कितना होना चाहिए, 13%। अगर उससे ज्यादा होगी तो अब उसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, यानी आगे फर्दर अल्कोहल बनने का काम नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो कुदरती तखमीर होती है, यानी कुदरती तखमीर के जरिए जो हमारे पास शराब बनाई जाती है सड़ा के, जिसमें ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन बने हुए मशरूब में अल्कोहल का इर्तिकाज कितना होगा, तो वो कितना होना चाहिए, सिर्फ 13%।
ठीक है ना। उसी तरह से आपके मुताबिक अल्कोहली जो मशरूब है उसमें अल्कोहल की मिकदार के इस इर्तिका से ज्यादा कैसे हासिल की जाती है, यानी 13% से ज्यादा उसको कैसे हासिल कर दें, तो उसके लिए क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, यानी बार बार उसमें नया प्रोडक्ट को ऐड कर दे। क्यों कि जैसे ही उसने पहला वाला खाना खत्म कर दिया तो इसका मतलब अब उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो कम हो रहा है और उस न्यूट्रिएंट का जो बाय प्रोडक्ट है अल्कोहल है उसकी मिकदार क्या हो गई, ज्यादा। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि एक बीकर है, उस एक बीकर में आपने 1 ग्राम कलर डाले और 1 ग्राम पानी डाले। अब अगर आप 1 ग्राम और कलर ऐड करेंगे तो पानी की मिकदार क्या हो गई, कम, कलर की मिकदार क्या हो गई, ज्यादा। तो वैसे ही जैसा जैसा ईस्ट उसका इस्तेमाल करेगा धीरे धीरे अल्कोहल की मिकदार क्या होने लगेगी, ज्यादा, और वो अल्कोहल उसके लिए क्या है, नुकसानदार। समझ में आ रहे नाउ। और एक और बात समझना है क्या, कि यहां पर हमने एक बात बोला था क्या, कि जब भी लैक्टिक एसिड और अल्कोहल की तखमीर होती है तो उस दौरान में एटीपी कम बनता है, ठीक है। और दूसरा हमने ये बोला कि एटीपी कम बनने का मतलब ये है कि जो एटीपी के अंदर जो बॉन्ड होता है फॉस्फेट बॉन्ड, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी मिलती है, वो वाला बॉन्ड यहाँ पर नहीं बनता। और वो बॉन्ड अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो भी बैक्टीरिया है या ईस्ट है या जो भी ऑर्गेनिज्म है जो उस ग्लूकोज को इस्तेमाल कर रहा है उसके अंदर ज्यादा एटीपी या एनर्जी नहीं बनेगी। अब उसमें एक और बात यह है कि वो क्या तरीका है जिसके जरिए जानदार उज़ुइयों में ग्लूकोज की मुकम्मल तकसीद होगी। यानी मुकम्मल तकसीद होने का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जैसा हमने बोला कि इससे पहले जो अमल हो रहा था वो पार्शियल ऑक्सीडेशन था, और पार्शियल ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या बन रहा था, लैक्टिक एसिड और अल्कोहल की तखमीर, और नतीजे में ये हो रहा था कि एटीपी भी क्या हो रहा था, कम। लेकिन अब हमारे लिए क्वेश्चन ये आ रहा है कि ऐसा कौन सा तरीका रहेगा जिसकी मदद से ग्लूकोज को तो कंप्लीट तकसीम भी किया जाएगा या कंप्लीट उसको डाइजेस्ट भी किया जाएगा, साथ ही साथ खलवी तहवील के लिए दरकार बड़ी तादाद में क्या है, एटी के सालमात की क्या होगी, तालीफ के लिए तवानाई का क्या होगा, इस्तेखराज। यानी उस ग्लूकोज के टूटने के अमल में ज्यादा से ज्यादा तवानाई खारिज हो ताकि आपको क्या मिले, एटीपी। ना अब ये अमल कैसा होगा, तो यूकैरियोट्स में तमाम मरहले जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक खलिया में स्पेशली ये जितने भी मरहले होते हैं वो सारे के सारे कहां पर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में ये अमल हो रहा है तो उस अमल के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो बात हम किसकी कर रहे थे, जहां पर ऑक्सीजन नहीं थी, यानी हम किसकी बात कर रहे थे, एनएरोबिक प्रोसेस, गैर हवाबाश की। अब हमारे पास यह है कि अगर हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा तवानाई चाहिए, तो वो जो अमल है वो अमल उस जगह होना चाहिए जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, और ऐसी जगह कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए हवाबाश तनफुस के जरिए नामियाती अशिया की ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या की जाती है, मुकम्मल तकसीद होती है, और मुकम्मल तकसीद होने के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और तवानाई निकलती है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि तनफुस उमूमन आला जानदारों में मिलता है। तनफुस का जो मुकम्मल अमल है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है, आला जानदारों, जैसा हमारा जिस्म है। तो हमारे जिस्म में क्या होता है, हमारे जिस्म में ये होता है, हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन अंदर जाती है, बाहर क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब हमारे जिस्म में जो तकसीद का अमल है वो नामुकम्मल है या मुकम्मल है, मुकम्मल है, कंप्लीट है। इसलिए यहाँ पर ये बात हो रही है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे जिस्म में जो भी खलिए है वो कौन से है, यूकैरियोटिक। क्यों यूकैरियोटिक, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया उसी वक्त काम करेंगे जब उसको क्या दी जाएगी, ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन गैर मौजूद है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल। लेकिन अगर मुकम्मल है, ऑक्सीजन मौजूद है, तो उस वक्त क्या बनेगा प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और आपको क्या हासिल हो जाएगी, तवानाई हासिल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो आला जानदार होते हैं या हम जिन बड़े जानदारों की बात कर रहे हैं उनके अंदर आमतौर पे जब ग्लाइकोलाइसिस का ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइकोलाइसिस का ऑक्सीडेशन होगा, तो वो मुकम्मल होगा या नामुकम्मल होगा, मुकम्मल होगा। क्योंकि अगर नामुकम्मल हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, उसकी जगह क्या बनना शुरू हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। बात समझ में ना।
अब इसीलिए हम बात कर रहे हैं हवाबाश तनफुस, या उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को क्या कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब हमारी बात होने वाली है हवाबाश तनफुस की, है किसकी होने वाली है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ना बात को दोबारा समझिए बच्चों, हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो भी ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज के टूटने का अमल। और ये जो ग्लूकोज के टूटने का अमल है ये दो तरह से होगा, या तो ये मुकम्मल तौर पर टूटेगा या नामुकम्मल तौर पर। मुकम्मल तौर पर अगर टूटता है तो मुकम्मल तौर पर टूटेगा तो यहाँ पर तीन चीजें बनेगी। कौन कौन सी तीन चीजें बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी, यानी एटीपी। और अगर नामुकम्मल तौर पे होता है तो नामुकम्मल तौर पे होने की वजह से क्या होगा, नामुकम्मल तौर पे होने की वजह से या तो यहां पर बनेगा अल्कोहल, या तो यहां बनेगा लैक्टिक एसिड, और कम मिकदार रहेगी, कम मिकदार रहेगी। कम मिकदार में क्या बनेगा यहाँ पर, एटीपी। ये दो बातों को याद रखना है, एक। दूसरा, मुकम्मल ग्लूकोज का मुकम्मल ब्रेकडाउन या ग्लूकोज का मुकम्मल ऑक्सीडेशन हमेशा किस में होगा, ये हमेशा होगा आला जानदारों में, यानी ऐसे जानदारों में जिनमें क्या खारिज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और नामुकम्मल का मतलब क्या हो गया, अदना। अब अदना का मतलब हम यहाँ कौन ले रहे हैं, बैक्टीरिया, ईस्ट। और इसी तरह से हम कह रहे हैं कि एक कंडीशन ऐसी भी आती है जहां पर क्या होता है, जो हमारे कौन होते हैं, उजलाती खलीए, उनमें भी क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस की कौन सी अमल होती है, नामुकम्मल तकसीर। अब हम जो बात करने वाले, हम बात किसकी करने वाले हैं, आला जानदारों में, और किसकी बात करने वाले हैं, मुकम्मल तकसीर, यानी हम किसकी बात करने वाले हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर एक और सवाल आता है कि ये मुकम्मल तकसीर क्यों होती है, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर मुकम्मल तकसीर का मतलब है कि यहाँ पर कौन मौजूद है, ऑक्सीजन। तो जब भी ऑक्सीजन की मौजूदगी होगी तो क्या होगा, मुकम्मल तकसीद। और जब भी मुकम्मल तकसीद होगी तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ज्यादा मिकदार में क्या बनेगी, एटीपी, एनर्जी। बात समझ में आ रहा है। तो अभी तक जितना भी बातें हमने पढ़े उनमें दो ही बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ग्लूकोज का जब पार्शियल या कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, नामुकम्मल तकसीद या मुकम्मल तकसीद, वो किस पर मुनहसिर है, ऑक्सीजन की मौजूदगी, गैर मौजूदगी। और ऑक्सीजन हम अंदर लेकर जाते हैं किसकी मदद से, सांस लेने के लिए। तो अब पौधों की हमने कल ही बात की ना कि पौधों में सांस का अमल कैसे होता है, उनके अंदर ऑक्सीजन ले जाने के लिए स्पेशल ऑर्गन है या नहीं है। तो कल की पूरे लेक्चर को अगर इसके साथ जोड़ेंगे तो शायद बातें और क्लियर होना शुरू होंगी। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं हवाबाश तनफुस, या उसको हम क्या कह रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहां पर होता है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला जो अमल है उसको बुलाया था हवाबाश तनफुस। और माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इस हवाबाश तनफुस के लिए ग्लाइकोलाइसिस का जो आखिरी महासिल है या आखिरी प्रोडक्ट है, जिसको क्या बोला जाता है, पायरुवेट, या जिसको हम दूसरे वर्ड में क्या कह रहे थे, पायरुविक एसिड। ठीक है, अब जैसी वो पूरा अमल होगा तो उसको क्या किया जाएगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से कहां पर लेकर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब यह है कि एरोबिक रेस्पिरेशन, कौन सा अमल, एरोबिक रेस्पिरेशन का अमल, इस अमल को अगर अंजाम देना है तो वो काम कौन करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको याद होगा तो कल हमने ये बात पढ़ा था कि जो ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस का अमल जो होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस का अमल कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात हमने पढ़े थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो काम स्टार्ट होगा वो कहां पर होगा, साइटोप्लाज्म, और फिर कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेशली कौन सा वाला काम होगा, याद रहेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को जरूरत किसकी होती है, ऑक्सीजन की, तभी जाके वो क्या करता है, अपना काम अंजाम देता है ना। अब हवाबाश
जो तनफ्फुस होता है यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें कौन कौन से मरहले शामिल होते हैं? ठीक है। नाउ क्या बात है बच्चे, डिस्कनेक्ट क्यों हो गया अचानक में? सफिया बेटा, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं आप? ना, सबसे पहला हम कह रहे हैं कि यहाँ मरहले है। पहला मरहला क्या है? तो यहाँ क्या होता है, सभी हाइड्रोजन एटमों के मरहले, सभी हाइड्रोजन जो होते हैं एटमों के, उनके मरहलेवार इखराज होता है। और मरहलेवार इखराज के जरिए क्या होता है, जो पायरुवेट होती है उसकी क्या होती है, मुकम्मल तकसीद। और जब पायरुवेट पूरी तरह से टूटेगा तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने साल में निकलेंगे? 3। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि पायरुवेट कितने कार्बन का बना हुआ है? 3। जब पायरुवेट टूटेगा तो कितने कार्बन निकलेंगे? 3। यानी कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे? 3। तो पहली बात याद रखना है कि हाइड्रोजन एटमों के जो धीरे धीरे मरहला होता है उस दौरान में क्या होता है, खराज होता है। साथ ही साथ क्या खारिज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर एक और चीज है, हाइड्रोजन एटमों से अलग होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनका सालमाती ऑक्सीजन पर मुंतकिल होता है। और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या किया जाता है? ऑक्सीजन। और इसी वक्त वहां पर क्या बनती है फिर? एटीपी। अगर आपको याद होगा तो हमने फोटोसिंथेसिस के अमल में कीमो ऑस्मोसिस थ्योरी पढ़ा था कि जब भी वहां पर पानी टूटता है H2O, तो प्रोटॉन बनता है यानी हाइड्रोजन एटम। और उस हाइड्रोजन एटम से क्या निकलता है? एक इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा कि जब पानी टूटता है तो प्रोटॉन अंदर लूमन में जमा होते हैं, प्लस बाहर जो हाइड्रोजन है यानी बाहर जो प्रोटॉन है उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, तो नतीजे में वो भी अंदर आ जाता है। याद आ रहा है? तो वैसे ही यहाँ पर कुछ मामला हो रहा है कि हाइड्रोजन एटमों से जब वो अलग होने वाले, तो अलग होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ जुड़ जाते हैं? इसका मतलब ऑक्सीजन कौन हो गया यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को कबूल करने वाला। ना, अब इधर ध्यान दो। सबसे ज्यादा अहम बात यह है क्या, कि इसका जो पहला मरहला है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में तकमील पाता है। अब ये क्या है ना, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के इस स्ट्रक्चर में दो बातें याद रखिए कि ये है अंदरूनी, कौन है ये? अंदरूनी झिल्ली। और ये है बैरूनी झिल्ली। ठीक है। ये वाला जो एरिया होता है इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। बोला जाता है इसको मैट्रिक्स। अगर आपको याद होगा तो हमने क्लोरोप्लास्ट की केस में बोला था कि यहां पर इस तरह से क्या होती है? ग्रेना। और ये जो हिस्सा होता है इसको क्या बोलते थे हम? स्ट्रोमा। तो वैसे ये अंदर वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स। ना, यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि जो पहला मरहला है, पहला मरहला का मतलब क्या हो गया? ये वाला मरहला जहां पर पायरुवेट का क्या होने वाला है? ब्रेक डाउन। और पायरुवेट जब टूटेगा तो उससे क्या खारिज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला जो मरहला है ये माइटोकॉन्ड्रिया के कहां पर होता है? मैट्रिक्स, यानी यहां पर। बात क्लियर हुई ना? जबकि जो दूसरा मरहला होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी झिल्ली में होता है। कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी झिल्ली पर होता है, यानी यहां पर। ठीक है। अब कैसा होता है, क्या होता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, हम उसको आगे देखने वाले। लेकिन दोनों बातें याद रखना है क्या, कि दो मरहले हो रहे हैं। पहले मरहले में पायरुवेट का टूटना हो रहा है, दूसरे मरहले में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कहां पर? ऑक्सीजन पर। ठीक है। ये दो बुनियादी याद रखना है। तो पहला वाला मरहला कहां पर हो रहा है? मैट्रिक्स में। दूसरा वाला मरहला कहां पर हो रहा है? अंदरूनी झिल्ली पर ना। अब एक चीज, जो ग्लाइकोलेटिक कैटाबॉलिज्म है, ग्लाइकोलेटिक कैटाबॉलिज्म यानी ग्लूकोज के तोड़ने का अमल। अब इसके जरिए बनने वाले जो भी पायरुवेट है, इसके बनने वाला जो भी पायरुवेट है, वो पायरुवेट कहां बन रहा है? वो पायरुवेट बन रहा है साइटोप्लाज्म में। बराबर। अब साइटोप्लाज्म से वो कहा जाने वाला है? माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहां पर जाने वाला है, मैट्रिक्स। ना अब इधर ध्यान दो, मैं थोड़ा सा जरा इसको क्लीन करता हूं ताकि बात और आसान हो। थोड़ा सा समझना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर इसको पढ़ेंगे ना तो बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि हो क्या रहा है, क्योंकि आमतौर पे हम लोगों ने इसको इतना डीप में नहीं पढ़ा होता, इसलिए समझना बड़ा दिक्कत जाता है। ठीक है। नाउ ये है खलिया, ये खलिए का कौन है, ये खलिए का है साइटोप्लाज्म। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए मैं दो चीजें बना रहा हूं, और ये है खलिए का माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये वाला जो हिस्सा है इसको आप क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स। नाउ अब थोड़ा बात को समझिए, क्या हो रहा है यहां पर जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद ये ग्लूकोज से आखिर में क्या मिला आपको, पायरुवेट, यानी क्या मिला, पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड यानी पायरुवेट कहां शिफ्ट होने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पहुंच गया वो, मैट्रिक्स। वही बात यहां पर चल रही है। जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में यानी पायरुवेट यहां पहुंचा, तो अब इसके ऊपर क्या होने वाला है, इसके ऊपर जो रिएक्शन होने वाली है, वो सबसे पहली रिएक्शन जो इसके ऊपर होने वाली है वो है डी कार्बोक्सिलेशन। क्या होने वाली है, डी कार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब होता है टूटना, क्या होता है, डी का मतलब टूटना। तो यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, यानी उसके अंदर से एक कार्बन को क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। जब एक कार्बन को तोड़ा जाएगा तो इस पूरे फेज को बोला जाएगा ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। क्यों इसको ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन बोल रहे हैं, क्योंकि हमने बोला है कि माइटोकॉन्ड्रिया में अगर आपको काम करना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर टूटने का अमल हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। अब कमाल ये आता है कि हमने बोला कि जब भी कोई काम होगा उस काम को अंजाम देने का जिम्मेदारी किसकी है, एंजाइम की। तो अब पायरुवेट को अगर तोड़ना है, यानी पायरुवेट में से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, तो इस काम को अंजाम देने वाला भी कौन होगा, एंजाइम ना। यहां पर याद रखिए कि उस एंजाइम का नाम क्या है, उसका नाम होता है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस। क्या नाम होता है उसका, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस। एंजाइम का नाम क्या है उसका, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस। कौन सा एंजाइम है, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस, जो क्या करता है, इसकी मौजूदगी में मुतअद्दिद पेचीदा तामुलात के जरिए क्या होता है, ये अमल वाक़ होता है। यानी पायरुविक एसिड का या पायरुवेट के टूटने का जो अमल होता है उसको अंजाम देने वाला कौन है, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। और ये पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम इस काम को कहां पर अंजाम देता है, मैट्रिक्स। कहां पर अंजाम देता है, मैट्रिक्स। ना एक और चीज, ये जो पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, इससे अमल अंगेज होने वाले तामुल में, यानी इसके जरिए होने वाली जो रिएक्शन है, बहुत सारे मावीन खामरे भी मौजूद होते हैं। मावीन खामरे का मतलब क्या होता है, को एंजाइम। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ भी जुड़े होते हैं, और वो कौन जुड़े होते हैं, को एंजाइम। को एंजाइम का एक एग्जांपल है NAD। कौन है, NAD। तो और इसकी वजह से इनको बोला जाता है को एंजाइम A। क्या बोला जाता है इसको, को एंजाइम A। तो बुनियादी तौर पर अब जब हम बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब ये बात और खुलकर आएगी कि जो भी एंजाइम होता है, उस एंजाइम को अगर कोई काम अंजाम देना है तो उस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, यानी अमल अंगेज करने के लिए, यहाँ जो लफ्ज लिखा है ना अमल अंगेज, अमल अंगेज का मतलब क्या होता है, अमल अंगेज का मतलब होता है एक्टिवेट करना, उसको काम करने के लिए उकसाना। जैसा हमारे पास होता है ना कि आप को कोई काम करना है तो उसका असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट उसके लीडर को बोलेगा कि भाई ये काम को हमको जाना है। तो वैसे ही यहाँ पर जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, उसको कोई भी काम अगर अंजाम देना है तो उसको एक्टिवेट करने वाला, अमल अंगेज करने वाला, काम करने पे उभारने वाला कौन होगा, को एंजाइम, यानी असिस्टेंट। को मतलब असिस्ट करने वाला, मददगार।
तो कोएंजाइम उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और यहाँ पर जो कोएंजाइम है उसमें एक कोएंजाइम कौन है, एनएडी, और दूसरा को है कोएंजाइम ए। तो दो यहाँ पर याद रखना है, एक है एनएडी पॉजिटिव और दूसरा कौन है, कोएंजाइम ए। ये दोनों भी कौन है, ये दोनों भी कोएंजाइम से, यानी कौन है, एंजाइम की मदद करने वाले, याद रहेगा। तो ये बुनियादी तौर पे कुछ बातें हैं जो हटकर है, मतलब बहुत डिफरेंट है, जिसको अभी तक हमने पढ़ा नहीं। जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमको इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसा अभी यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये रिएक्शन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन करना है। तो ब्रेक डाउन करने का काम कौन कर रहा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और इस पायरुविक एसिड को जब वो तोड़ेगा तो उसके नतीजे में यहाँ पर क्या बनेगा, एसिटिल कोए, साथ में क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो असल में हम ये जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ये रिएक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये रिएक्शन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको ये समझना है कि जो पायरुविक एसिड है, जो वो जब टूटता है तो उससे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, ये हम पढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड खारिज नहीं होगी, उस वक्त कुछ और भी चीजें बनेंगी। जैसे कौन बन रहा है, एसिटिल कोए, 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। फिर आगे चल के ये भी टूटेगा, फिर आगे चल के जब ये टूटेगा तो इससे भी क्या बनेंगे, 2 कार्बन। इस तरह से कितने कार्बन निकल गए, 3। तो पहला एक कार्बन जब निकलेगा तो क्या बनेगा, एसिटिल कोए। साथ ही साथ इस पायरुविक एसिड को तोड़ना है तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद कौन करने वाला है, एनएडी। साथ ही साथ कौन मदद करने वाला है, कोएंजाइम ए। तो ये एनएडी और कोए क्या करेगा, एनएडी ले लेगा एनएडीएच, और जो पीछे एसिडिल ग्रुप बनेगा उसके साथ आगे कौन जुड़ जाएगा, कोए। इम्तिहान में ये बात को याद रखना बहुत जरूरी है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले कौन कौन है। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करने वाले जो मददगार है उनमें कौन है, एनएडी और कोएंजाइम ए। साथ ही साथ यहां पर कोएंजाइम के साथ कोफैक्टर भी काम करता है। कोएंजाइम के साथ कौन काम करता है, कोफैक्टर, और वो कोफैक्टर कौन है यहाँ पर, मैग्नीशियम। तो हम बोलते हैं ना कि हमारे जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स कम पड़ गए या आयंस कम पड़ गए, तो हम ये बोलते हैं कि हमको आयरन की जरूरत क्यों है, या हम जो फल फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उनकी जरूरत क्यों है। उनकी जरूरत हमारे जिस्म में होने वाली इन रिएक्शंस के लिए। अगर हम मैग्नीशियम नहीं खाएंगे तो हमारे जिस्म में ये अमल नहीं होगा, नतीजे में हमारे जिस्म में एटीपी नहीं बनेगा। इसीलिए अगर आप देखेंगे ना, दवाओं के ऊपर लिखा होता है कि ये दवा के अंदर क्या है, तो दवा में मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एक्सेट्रा। ये क्यों, ताकि हमारे जिस्म में ये सारे काम हो। ठीक है ना। इस अमल के दौरान क्या होता है, जो पायरुविक एसिड है वो 2 सालों के तहवुल से एनएडीएच के 2 साल में बनते हैं। यानी एनएडीएच के यहाँ पर कितने साल में बनेंगे, 2 बनेंगे। क्यों 2 साल में बन रहे हैं एनएडीएच के, क्योंकि कल अगर बात याद होगी आपको तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जब ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज के टूटने की वजह से पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2। याद आ रहा है ना। तो इसका मतलब यहां पर अगर हमने सिर्फ पायरुविक एसिड लिखा है तो इसका मतलब ये एक है क्या, 2 है। तो अगर 2 पायरुविक एसिड है तो 2 एसिडिल को है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 एनएडीएच। ठीक है ना। इसी तरह से पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के 1 साल में से बनते हैं, यानी पायरुविक एसिड के 2 साल में एक ग्लूकोज से बनते हैं ना। आखिर में याद रखना है, एसिटिल कोए एक दायरवी पाथवे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में दाखिल होता है। अब ये क्या है, दायरवी पाथवे, जिसको बोला जा रहा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में दाखिल होता है। ये जो एसिटिल को है ये आगे चल के एक साइकिल में दाखिल होगा जिसको बोला जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसी को बोला जाता है टीसीए साइकिल, या आगे चल के हम बोलेंगे इसको, इसका साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे क्रेब्स साइकिल। क्या बोला जाता है, क्रेब्स साइकिल। यानी एक कार्बन तो यहां निकल गया, अब बचे कितने कार्बन, 2, उनको भी बाहर निकालना है। तो अब वो जो काम होगा वो कहां पर होने वाला है, क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इसका जो इंकशाफ है ये हैंस क्रैब ने किया था, इसलिए इस साइकिल के लिए नाम क्या रख दिया गया, क्रेब्स साइकिल। तो पायरुविक एसिड यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से
एसिडिल को है, अब एसिडिल को कहां दाखिल होने वाला है, क्रेब्स साइकिल, बराबर। ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बना तो 2 एटीपी मिले, पायरुविक एसिड से क्या बन रहा है, एसिडिल को है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो गया, ये साथ में आपको क्या मिला, NADH। ठीक है, NADH का मतलब कौन सा फॉर्म है, कीमियाई तवानाई। इसका मतलब आपके पास जब ये रिएक्शन होती है यानी पायरुविक एसिड टूटता है तब भी आपको क्या मिलती है, तवानाई। लेकिन ये कौन सा तवानाई का फॉर्म है, NADH। एटीपी है क्या, तो हमने बोला था कि कीमियाई तवानाई की 2 शक्लें, एक है एटीपी और एक है NADH। ठीक, सफिया को कुछ समझा, रीड करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इंशाल्लाह बातें क्लियर होगी। ठीक है, और नोट्स जो है ये वेबसाइट के ऊपर भी मैंने नोट्स को अपलोड किए, एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है ये एनसीईआरटी के वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है, वहां से बेटा आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सफिया, ठीक है ना। अभी हम लोग है ना TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये एक और इंपॉर्टेंट साइकिल है, तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, लेक्चर को डिस्कनेक्ट करते हैं, मैं दोबारा लिंक जनरेट कर रहा हूँ, पूरी ये साइकिल हम देखेंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास इसके लिए सेपरेट वीडियो तैयार हो, ताकि आपको बाद में जब रिवीजन करने की जरूरत पड़े तो आपको मालूम रहे कि क्रैप साइकिल कहाँ पर है, यानी TCA साइकिल कहाँ पर है। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।